बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद और समा डिजिटल का ये प्रोग्राम है और इसमें हम आपको वीज़ाज़ के हवाले से अपडेट करते हैं, मशवरे देते हैं और हमारे साथ मौजूद होते हैं माहिर कानून जो अपनी फील्ड में दस्तरस रखते हैं और बाकायदा सर्टिफाइड होते हैं मशवरा देने के लिए भी और आपको तमाम केस समझाने के लिए भी। आज का टॉपिक स्टूडेंट वीज़ा। पाकिस्तान हो, भारत हो या कोई और दूसरा मुल्क, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आना चाहते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ मशहूर हैं अपनी डिग्रीज़ के हवाले से और ये कहा जाता है कि जिसने एक दफ़ा बरतानिया से डिग्री हासिल कर ली तो उसके लिए दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आए थे और यहीं से तालीम हासिल करके और भी बहुत बड़े लोग जो हैं जो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पर पढ़ा और फिर पाकिस्तान में जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दी, यहाँ फिर यहीं पे सेटल हो गए। स्टूडेंट वीज़ा है क्या है, रूट कैसा है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या है और उसके बाद सबसे बढ़ के बरतानिया में सेटलमेंट के चांसेस कितने हैं स्टूडेंट वीज़ा के तौर पे आने के लिए। और कुछ बात करेंगे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तानियों और बांग्लादेश स्टूडेंट्स पर पाबंदी आयद की है कि वीज़ा उनको दाखिले नहीं दिए जा रहे। और सबसे अहम बात एक और भी होगी कि जो एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने पिछले 2 साल में बड़ी तादाद में यहाँ पर सियासी पनाह के लिए दरख्वास्तें भी दी हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स पर हमें बात करने के लिए आज हमें अपनी फील्ड के माहिर इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं रिजवान सुलहरिया साहब और ब्रिटेन सॉलिसिटर से इनसे का ताल्लुक है। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज का टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच जी। रिजवान साहब, जिससे भी पाकिस्तान जाएं तो वो पूछ ये रहा होता है कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिलता है, ये मिलता है या ऑन मेरिट होता है, कुछ हमें बताएं हमारे नाज़रीन को। ज़रा आज खुल के बात करनी है, टाइम बड़ा है, बारीकियां भी बतानी है, जो नेगेटिविटी भी है वो भी बतानी है और पॉजिटिविटी भी बतानी है। सबसे पहले विजिट वीज़ा की अहलियत क्या है? स्टूडेंट वीज़ा की जो अहलियत है, सबसे पहले तो देखें बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप अगर चाहें तो अपने बच्चे को स्कूल में भी पढ़ने के लिए भेज सकते हैं ऑन स्टूडेंट वीज़ा और एज एक पेरेंट यानी वो भी स्कूल में भी आ सकता है उसके साथ, यानी स्टार्ट स्कूल से भी हो जाता है। यानी अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ऑफ कोर्स फी पेइंग स्कूल में, तो आप अपने बच्चे को भिजवा सकते हैं, उसके साथ एक पेरेंट का वीज़ा भी लग जाता है और वो रह सकते हैं। बड़े अच्छा, ठीक है जी, एक ये भी बात है। लेकिन अगर आप बड़े बच्चों की बात करें तो ग्रेजुएशन के लिए जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट आ सकता है, उसके बाद मास्टर डिग्री, उसके बाद एमफिल, उसके बाद पीएचडी। सो आप यहाँ पे रह सकते हैं अप टू 8 ईयर्स मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स के ऊपर, क्योंकि 10 ईयर्स का रूट जो है वो अगर 10 साल हो जाता है फिर आपको परमानेंट स्टे यहाँ पे मिल जाता है इंडेफिनिट। अगर आप लीगल रहते हो तो उसको शॉर्ट करने के लिए आप 8 साल तक मैक्सिमम रह सकते हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट वीज़ाज़ के रूट के ऊपर। सबसे पहले जो आने का प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल है, इसलिए आपने देखा होगा पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, बांग्लादेशी और इंडियन स्टूडेंट्स की और श्रीलंकन की बरतानिया आती है। और इतना मुश्किल नहीं है आज लॉन्ग एज के आपके मार्क्स हों और आपको कोई यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन दे दे। नॉर्मली यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मार्केट है, जो एजुकेशन इनकी मार्केट है, पूरी इंडस्ट्री है, तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी उनका कंपटीशन होता है पूरी दुनिया में, तो वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को प्रेफर करती रही हैं इससे पहले। और 16,000 से लेके 18,000 के दरमियान यूनिवर्सिटी फीस होती है, बाज़ औक़ात 20,000 प्लस भी होती है, लेकिन मिनिमम आप समझे 15-16,000 पाउंड साल की फीस देनी पड़ती है। जो ये ख्वाब होता है लोगों के ज़हन में कि जी जाएंगे पहली फ़ीस दे देंगे और उसके बाद जो है ना शायद यूनिवर्सिटी में कमा के दे देंगे, ये मुश्किल होता है, स्पेशली जो 3 साल के कोर्स के ऊपर स्टूडेंट आते हैं ग्रेजुएशन के लिए। हाँ, जो बच्चे जो आते हैं 1 ईयर के कोर्स के ऊपर मास्टर डिग्री के लिए, उनके लिए आसान होता है कि 1 साल के पैसे दिए और उसके बाद उन्होंने काम भी किया, प्लस आगे उनको जो है वो ग्रेजुएट रूट के ऊपर। उस पर तो बाद में आते हैं, पहले मुझे ये बताएं कि एक बच्चा आज बैठा हुआ लाहौर में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, वो ये सोच रहा है कि मैंने बरतानिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, उसको क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए ताकि उसका ये प्रोसेस स्मूथ हो?
सबसे पहले तो बात जी देखें, एजेंट्स के हाथ में ना फंसना नहीं चाहिए। ये नहीं फलाना एजुकेशन कंसल्टेंट है और फलाना टपकाना, उसकी बजाय खुद रिसर्च करें अपनी। हम थोड़े लेजी हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है ना एजेंट्स हज़रात बीच में आते हैं और वो जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे आजमाते हैं और बाद में हमने देखा कि लोग इसमें परेशान होते हैं। सबसे पहले तो आप रिसर्च करें कि आपने किस स्टडी पे किसके ऊपर जाना है। हर किस्म का डाटा अवेलेबल है आजकल, AI का दौर है, कुछ भी आप सर्च करें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं, डायरेक्ट एडमिशन यूनिवर्सिटी करती है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उनके एजेंट्स के पास जाएं, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करें, अपनी देखें कि आपने अगर ग्रेजुएशन करनी है तो किस कोर्स में करनी है, और अगर आपने मास्टर डिग्री करनी है तो किस कोर्स में करनी है, वो कम्प्लीमेंट करती हो आपकी एजुकेशन को। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मास्टर डिग्री करनी है पॉलिटिकल साइंस में, आपने पीछे किया है ग्रेजुएशन, तो आप पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री ढूंढेंगे। अगर आपने लॉ किया तो आप LLM ढूंढेंगे। अगर आपने MBA करना है तो आप उससे पहले मैनेजमेंट डिग्री होनी चाहिए, तो आप वो ढूंढें, या किसी अच्छे कंसल्टेंट जो यूनिवर्सिटी का अप्रूव रेलेवेंट फील्ड में आप जाएं। बिल्कुल रेलेवेंट फील्ड में आप जाएं। उसके बाद आपको बेसिक अंग्रेजी जो है उसके। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा मैं करूंगा कि हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने वो जो एडवाइजर्स हैं वो मौजूद हैं, सर्टिफाइड। बिल्कुल। और आजकल जैसे आपने कहा AI का दौर है, टाइप करें आपको पूरा उसका डाटा आ जाएगा। ये तरीका ठीक रहेगा या कंसल्टेंट के पास जाना जो है वो? देखिए, कंसल्टेंट के पास जब जाएंगे तो वो आपको उस तरह से सही गाइड इसलिए नहीं करेंगे कि उनको यूनिवर्सिटी कमीशन देती है। आपकी जो फी पे होती है उसमें से यूनिवर्सिटी ने एक कंसल्टेंट्स को 5% से लेके 10%, 15% तक अपनी जो आपकी फी आपके अगले 3 सालों में आपने देनी है या 1 साल में देनी है, डिपेंड करता है आप किस कोर्स में, तो उसको उनको परसेंटेज जानी होती है। तो उनकी कोशिश होती है कि वो आपको फाउंडेशन कोर्स भी साथ चिमटा देते हैं कि जी आप फाउंडेशन कोर्स कर लें 1 साल का, तो डिग्री 3 साल के बजाय 4 साल पे चली जाती है। अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को अप्रोच करेंगे, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको एक अच्छी कोर्स ऑफर हो जाएगी। बल्कि समटाइम होता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी की ऑफर दूसरी यूनिवर्सिटी को दें, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो आपको बेटर ऑफर दे देते हैं, प्लस आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। मसला ये है कि जो एजेंट्स हैं वो चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप ना मिले, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलेगी तो उतनी ज्यादा फीस जो है वो उसमें से कमी हो जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से पहले इन्फॉर्मेशन लें। कॉल बहुत सस्ती है आजकल, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, आप कॉल करें, कॉल करके आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ले लें। ईमेल करें, उसका थोड़ा टाइम लगता है जवाब आने में, लेकिन यूनिवर्सिटीज रिस्पॉन्ड करती है, उन्होंने बंदे रखे हैं इसी काम के लिए। तो सबसे पहले तो अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करें। उसके बाद अंग्रेजी का कुछ यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है, वो पास कर लें। और कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कहती हैं कि नहीं आप IELTS करें या आप जो है TOEFL करें या डिफरेंट किस्म के जो PT टेस्ट वगैरह है वो आप टेस्ट करें। वो अंग्रेजी का पास होना जरूरी है, क्योंकि ज़ाहिर आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यूनिवर्सिटी की फुल फीस और 9 महीने का जो होम ऑफिस का क्राइटेरिया है कि आपके पास जो है 9 महीने का मेंटेनेंस के फंड्स होने चाहिए अकाउंट में। वो आपके आजकल वो तकरीबन आपको मतलब रफली अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो कोई 50 लाख रुपया बनता है आपकी जो फीस बनती है नॉर्मली को आपके पास जी, और मेंटेनेंस डाल के तकरीबन या 80-90 लाख रुपए बनता है। ठीक है, जो आपके अकाउंट में होना चाहिए। एग्जैक्ट फिगर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी के कैश लेटर के ऊपर कि आपको कितने पैसे आउटस्टैंडिंग है, और एग्जैक्ट फिगर आपके निकल जाती है। गालबन 1100 कुछ पाउंड, और आउटर लंदन और इनर लंदन में भी 200 पाउंड का फर्क है। ठीक है, अगर विद इन लंदन है तो महंगी आपको मेंटेनेंस ज्यादा रखने पड़ेंगे, और आउट ऑफ लंदन आपको कम रखने पड़ेंगे। एग्जैक्ट फिगर आपको इसी वक्त मिल सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये पैसे आपके पास होने चाहिए। ये आपके अपने पर्सनल अकाउंट में हो सकते हैं। कितनी देर के लिए? और ये आपको 28 डेज के लिए आपके अकाउंट में होना चाहिए। आप समझिए 1 महीना पहले आपने अकाउंट में जमा करवाए, यूनिवर्सिटी पहले आपके पैसे चेक करेगी, फिर आपको कैश पहले आपको ऑफर एक्सेप्टेंस देगी कि हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, फिर आपको कहेंगे ये डॉक्यूमेंट्स जमा करा देंगे। उन डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा? उन डॉक्यूमेंट्स में वो आपको कहेंगे कि ये जो फंड्स हैं ये इसके बारे में एविडेंस दे दें, और वो फंड्स जो है वो किधर से आए उसकी ओरिजिनेशन भी बता दें, यानी आपके पेरेंट्स ने दिए हैं या आपने खुद कमाए हैं या जैसे भी हैं। उसके बाद वो फंड्स के जो अपने सबूत दे दिया पॉइंट बेस सिस्टम। ये फंड्स में जरा कि क्या आपके पेरेंट्स आपको वो भी कर सकते हैं या कोई रिश्तेदार? वो भी कर सकते हैं, रिश्तेदार नहीं कर सकते, पेरेंट कर सकते हैं, या जो आपके हैं या आपकी पार्टनर कर सकती हैं, जो आपकी वाइफ है या हस्बैंड है वो कर सकते हैं, या आपके अपने पर्सनल अकाउंट में आना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर होता है कि आपके अपने पर्सनल अकाउंट में, उसमें बड़ा क्विक जो है वो डिसीजन हो जाता है, और आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी हो, और आपने यूनिवर्सिटी की जो पहली फीस है वो जमा कराई हो, जिसपे आपको कैश इशू करते हैं, जो उनकी पहली इंस्टॉलमेंट है। गालबन की कुछ यूनिवर्सिटी 5000 पाउंड लेती हैं, कुछ 8 लेती हैं, कुछ 7 लेती हैं, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो जो ही आप वो जमा करवाएंगे, आपके पास बाकी फंड्स होंगे, अंग्रेजी का सबूत होगा, तो यही आपको चाहिए, इससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं। तो ये पॉइंट बेस्ड है, इसमें पॉइंट टिक होते जाते हैं,
आपकी एप्लीकेशन। सिर्फ एक और चीज़ है कि अगर उनको लगे होम ऑफिस को कि आपका इंटरव्यू करना है और आप उनको लगे कि आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, आपका गैप है, स्टडी में गैप है, फॉर एग्जांपल आपने कोर्स को डिफरेंट चूज कर लिया है, तो उस बेस पे फिर वो आपका इंटरव्यू करते हैं। उस वेट के ऊपर फिर वो जेन्युइननेस चेक करते हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं है, और आपको अपने कोर्स के बारे में पता है कि नहीं पता, आपने रिसर्च कितनी की है, आपका कंसल्टेंट ने आपको क्या बताया, तो सारी इन्फॉर्मेशन फिर वो आपसे पूछते हैं। लेकिन ये कोई इतना मुश्किल इंटरव्यू नहीं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू पास होते हैं, कुछ लोग हैं जो फेल भी होते हैं। जो फेल होते हैं फिर ऑफ कोर्स उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली चूंकि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, और अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो कोई वजह नहीं है कि आपको वीज़ा ना दिया जाए, तो आपको वीज़ा ये ग्रांट कर दिया जाता है। अच्छा रिजवान साहब, एक एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान में, सपोज किसी बैंक में जॉब कर रहा है, कोई लॉयर है, सपोज वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, फिर वो 2-4 साल 5 साल उसने काम है, फिर उसके दिल में आता है कि मैं पढ़ने जाऊं। जब वो पढ़ने आता है तो क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है जब वो अप्लाई करता है, जैसे आपने अभी गैप की बात की, या उसको ये फायदा हो जाता है कि जो उसका एक्सपीरियंस भी है 3 साल 4 साल 5 साल का, उसको एडअप करने के लिए यहाँ आ रहा है? उनके लिए क्या मशवरा? बरतानिया ना बड़ा एक अच्छा मुल्क है, इसमें आपको एक्सपीरियंस की बेस के पे भी एडमिशन मिलते हैं और आपको जो है आपकी क्वालिफिकेशन की बेस पे भी मिलते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देखें तो बीटेक का सिस्टम साथ साथ चलता है कि अगर आप पढ़े, आपने प्रॉपर GCSE नहीं किया तो आप लेवल 1 लेवल 2 के कॉन्सेप्ट को देखते हो तो आप लेवल 7 तक उस तरह भी जा सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी मुतलका फील्ड में और आप उसी मुतलका स्टडी पे आगे करना चाह रहे हैं, तो आप अपने जो CV है वो साथ प्रोवाइड करेंगे, साथ अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो सारा उसके वो प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ अपनी जो ताज़ा तरीन आपकी CV है, रिज्यूमे है, वो साथ आप देंगे, ताकि वो हम जो है ना यूनिवर्सिटी आपको प्रॉपर्ली असेस कर सके। यस, आपको जब इस किस्म का केस होगा उसमें नॉर्मली चांसेस होते हैं कि आपका इंटरव्यू आएगा, होम ऑफिस फिर आपको इंटरव्यू करेगा, और वो मोस्टली उनको आपको ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, उसका आप अपने फ़ोन पे भी हो जाता है, वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, और एज लॉन्ग एज का आप उनको सेटिस्फाई कर सकें कि ये जो स्टडी है ये करने के बाद आपकी जो मुतलका जॉब थी उसको कितना बेनिफिट होगा, या आप नए फील्ड में कहीं जा रहे हैं तो क्यों उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन एज लॉन्ग एज के आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो वीज़ा बिल्कुल ग्रांट होता है इसमें। अच्छा रिजवान साहब, बहुत सारे जो ये भी आपने बात की, बच्चों के साथ फ्रॉड भी होते हैं, जो भी आपने ये कंसल्टेंट्स की बात की, कुछ तो प्रॉपर रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स हैं, कुछ वैसे ही बने होते हैं, तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? आजकल तो वैसे भी मोहसिन नकवी साहब एयरपोर्ट पे जाकर लोगों को उतार भी रहे हैं, फिर को उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर रहे हैं, तो कोई इस एरिया में खास तौर पर वीज़ा के लिए जो कंसल्टेंट्स बैठे हैं उनके लिए क्या रेगुलेटरी होनी चाहिए? ये एक सवाल मेरे जहन में आया, ताकि ये जो फ्रॉड आजकल हुकूमत बड़ा सुन भी रही है, शायद आपकी बात सुन के, हमारी बात सुन के कुछ इस इशू पे भी काम हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ उनको रेगुलराइज करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर कानून साजी की जरूरत है। जो ऑलरेडी वकील हैं उनको ऑलरेडी उनके पास रेगुलेटर मौजूद है, बार काउंसिल्स हैं, तो जाहिर है वो रेगुलेटर हैं और उनको थोड़ी उन्होंने कानून की जो है ना इस पर इन्फॉर्मेशन भी है उनको, तो उनके लिए तो आसान है। लेकिन जो ऑलरेडी ऐसे ही सुबह मतलब खुद भी मैट्रिक पास भी नहीं लेकिन एजुकेशन कंसल्टेंट बने हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे करती हैं वो भी उसको देख भाल के करती हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी उनसे चीज़ें रह जाती हैं। तो जो कंसल्टेंट है वो अगर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी का जो है वो मुतलका कंसल्टेंट नहीं है या उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको हक नहीं होना चाहिए कि वो बच्चों से फीसें भी ले और बच्चों की जो है ना जो किसी सब कंसल्टेंट बन के किसी और जगह पे वो करते हैं, अनलेस के इसको रेगुलाइज ना किया जाए प्रॉपरली। यानी इसकी रेगुलेशन की जरूरत है, इसकी लेजिस्लेशन की जरूरत है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इस पर प्रॉपर कानून साजी करके उनको रेगुलराइज करें जितने भी कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, ताकि सबको पता हो कि फला जगह से लाइसेंस मिलता है। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप जाते हैं, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। इससे बेशक बॉडी बना दें जो इंडिपेंडेंट बॉडी हो, ना गवर्नमेंट के मुताबिक करें कि इंडिपेंडेंट बॉडी बना दें तमाम एजुकेशन कंसल्टेंट्स की, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा आसानी से ये मसला हल हो सकता है। और वो उसकी वेबसाइट पे जो कंसल्टेंट मौजूद हो सिर्फ और सिर्फ वही सर्विसेज प्रोवाइड करें, जैसे डॉक्टर्स हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, जैसे लॉयर्स हैं, उनके अलावा कोई बंदा वकील नहीं लिख सकता या अपने आप को इंजीनियर नहीं कह सकता। सेम इसी तरह से एजुकेशन जो इतना बड़ा काम है, नबियों वलियों वाला काम है, उसके लिए हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं है, तो इसकी रेगुलेशन बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट की जरूरत है तो बिल्कुल हम बरतानिया के लॉयर यहाँ पे उनको हम इसके लिए पूरा एक रेगुलेटरी सिस्टम बना के दे सकते हैं, कोई मसला है नहीं इसमें। अच्छा रिजवान साहब, अब वीज़ा लग गया है एक स्टूडेंट का, अब वो समझता है मैं इंग्लैंड पहुंच गया हूँ, लेकिन जब यहाँ पे हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड करता है वो, तो एक पूरा इंटरव्यू जो है वो आगे तैयार होता है। जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो पूरा बारीक लेंस से उसको वेरीफाई करता है हर चीज़ को। उसके बारे में बताइए कि उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए कि जब एक बच्चा वहाँ से स्टूडेंट वीज़ा लेके यहाँ पहुँच रहा है,
तो क्या क्या उसके जहन में होना चाहिए या क्या क्या मालूमात होनी चाहिए? देखिए, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है ना एयरपोर्ट पे, उसके पास मैक्सिमम 5 मिनट होते हैं, उससे ज़्यादा वो टाइम उसके पास होता नहीं है उसको चेक करने का। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है उसकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तैयारी इन सेंस उसको अपनी यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसने वीज़ा कैसे लिया था, उसको पता है उसकी कितनी फीस आउटस्टैंडिंग है, उसको पता होना चाहिए कि उसके पास कितने पैसे मौजूद हैं, उसको पता होना चाहिए कि उसने रहना किधर है, जाके उसने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लेनी है या उसने कोई प्राइवेट ले के जाए या आके ले, दोनों काम हो सकते हैं। लेकिन उसके पास उसकी कंफर्मेशन होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, उसने रहना किधर है, उसने पढ़ना किधर है। उसके हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके कोर्स कंटेंट उसको पता होना चाहिए कि जो वो कोर्स करने जा रहा है वो पढ़ने क्या जा रहा है, उसको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो जेन्युइन स्टूडेंट होगा। फिर वही बात होती है कि जेन्युइननेस चेक होती है एक दफा और ये असल वाली होती है। इसमें 95% तक लोग निकल जाते हैं, सिर्फ 5% जो है उनका मसला होता है। क्योंकि मेरी नज़र में जो है हर स्टूडेंट, इतने ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं हर यूनिवर्सिटी में, मसला नहीं होता। सिर्फ उनको होता है जो बिल्कुल ही जो है ना लेजी होते हैं, जिन्होंने बॉदर नहीं किया होता, फिर उनको समझ नहीं आती और गड़बड़ा जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप बिल्कुल उनको कह सकते हैं कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है या मैं प्रेशर में हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बरतानिया वाले जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो दुश्मन नहीं है, वो चाहते हैं कि इस मुल्क की इंडस्ट्री चले, वो चाहते हैं कि जानवर लोग यहाँ पे आए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो ही आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो आप थके होते हैं, दूसरा आपने अगर तैयारी नहीं की, खौफ भी होता है, चीज़ें भी आपने प्रॉपर सी नहीं की होती। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप प्रॉपर तैयारी करके आएँ। और यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन टीम है, अगर अकोमोडेशन आपने लिया तो उससे लेटर वेटर लेके आए। उसके अलावा यूनिवर्सिटी की सपोर्ट टीम होती है, हर सपोर्ट टीम होती है स्टूडेंट सपोर्ट के लिए। तो स्टूडेंट सपोर्ट टीम से आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, हर किस्म के, अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है। और लेकिन बहुत ज़्यादा ये इतना खौफनाक बात नहीं है जितनी मतलब लोगों को लगती है। कुछ मसला नहीं होता, एज लॉन्ग एज के आपके प्रॉपर स्टडी है, प्रॉपर आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, कोई अगर स्टूडेंट स्टक हो गया इमिग्रेशन पे, उसके लिए क्या एडवाइस है कि अगर उसको इस तरह के मसले, जैसे अभी आपने कहा कि मैं थका हुआ हूँ, क्या वो किसी वकील की हेल्प ले सकता है या वो क्या उधर अपना मुद्दा कैसे बयान कर सकता है? देखिए, दोनों काम कर सकता है, वकील की हेल्प भी ले सकता है। और मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि वो अभी चूंकि सिचुएशन ऐसा है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो नॉर्मली अगर वो समझे कि स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है तो वो उसको डिपोर्ट ही करते हैं। तो उसकी बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप खुद से टिकट बाय कर सकते हैं, खुद से टिकट ले लेने, ऐसे से दोबारा आ जाए। कोई मसला मसाइल हो तो उसको देखा जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। कल को अपील नहीं है इसकी कोई, इससे पहले अपील होती थी, क्योंकि अगर उनके साथ कोई ज्यादती हो उसका सारा रिकॉर्ड होता है। कोई ऐसे नहीं है कि यहाँ पे जुबानी कलामी को बात होती नहीं है। अगर उन्होंने आपको डिपोर्ट करना है तो उन्होंने पूरे नोट्स बनाने हैं, पूरे मिनट्स लिखने हैं, आपको प्रॉपर उन्होंने बताना है, आपको जो आपका जो इंटरव्यू है वो आपको बताना है, और फिर उसके बाद उन्हें आपको डिपोर्ट करना है। और अगर टिकट आप खुद से ले लें तो फौरी वापस जा सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है। लेकिन ये वेरी रेयर केसेस है, मतलब आप समझें कि रोजाना के 2-4 केस से ज्यादा केस नहीं होंगे। क्योंकि होता ही है कि इन्होंने स्क्रूटनी बहुत ज्यादा कर दी, इधर ही कर दिया, ताकि गलत किस्म के जो पहले स्टूडेंट्स आते थे, जो किसी और स्टूडेंट थे नहीं, जेन्युइन स्टूडेंट नहीं थे, उनको रोकने के लिए ये किया गया। और मैं समझता हूँ ये ठीक भी है। अच्छा रिजवान साहब, एक बच्चा आ गया, उसने अपनी स्टडी शुरू कर दी, तो स्टडी के बाद उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? जैसे गवर्नमेंट ने अभी मेरा पहले 24 महीने का होता था, अब 18 महीने का वीज़ा किया है, उसके बारे में बताइए कैसे। देखिए, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट आया, पहले तो जब वो स्टडी कर रहा है तो उसके दरमियान में 20 आवर्स काम कर सकता है, तो उसको 20 आवर्स ही काम करना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से लेके आए अपना, जिस मुल्क से भी आ रहे हैं, ताकि आपको आते हुए सबसे आसान जॉब यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब होती है, वो आपको इजीली मिल जाती है। अगर आप सर्टिफिकेट करते हैं, आके लाइसेंस बनवा सकते हैं आप ड्राइविंग के ऊपर। आप मुख्तलिफ जगह, इंटरनेशनल भी पाकिस्तान में बनता है, वो भी 1 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, वो भी आप लेके आ सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं। उसके अलावा छोटी मोटी जॉब जो है ना वो नॉर्मली वो मिल जाती है इजीली, कोई इतना बड़ा मसला होता नहीं। यूके में इकोनॉमी में स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि अगर ये महंगे किस्म के वर्कर रखे जाए तो वो फ्लेक्सिबल भी नहीं होते और उनकी अपनी फैमिली लाइफ और मुस्लिम तायल होते हैं। स्टूडेंट जो कि अकेले होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो इसलिए आसानी से वो एडजस्ट हो जाते हैं। सो इसलिए पहले तो वो ये कर सकते हैं। जो ही उनका कोर्स कंप्लीट होता है, चाहे वो ग्रेजुएशन है वो 3 साल बाद, और अगर मास्टर डिग्री है नॉर्मली 1 साल बाद। कोर्स उनका जो ही कंप्लीट होता है तो अभी फिलहाल जो मौजूदा टाइम चल रहा है उसमें जनवरी 2027 तक वो 2 साल के लिए उनको वर्क परमिट जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद ये 1.5 साल के ऊपर चला जाएगा। 1.5 साल भी बहुत अच्छा अर्सा होता है। उसके बाद आप आराम से स्विच कर सकते हैं, जिसमें एक वीज़ा जो है उसको कहते हैं इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। ये स्टूडेंट से नहीं, पहले आप PSW लेंगे, जो ही अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे उसके बाद डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, और PSW के बाद यानी ग्रेजुएट वीज़े के बाद भी कर सकते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क जिसको वीज़ा कहा जाता है, तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। इनोवेटिव फाउंडर वीज़ा में अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो यू कैन इजीली स्विच, एज लॉन्ग एज के आप उनको। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है?
उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो आइडिया वो इनोवेटिव है। मिसाल के तौर पे जैसे उबर ईट्स था, एक अनोखा आइडिया था। जैसे आपको TFL के लिए कोई चीज़ बना लेते हैं, वो अनोखा आइडिया आपको ऐसी ईजाद करते हैं जिससे लोगों को बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल आप ये जो रिसाइकलिंग के को प्रोजेक्ट कर लेते हैं, जिससे किसी चीज़ से ऐसी प्रोडक्ट बना लेते हैं तो वो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया था। उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के इंटरनेशनल प्रोग्राम भी चलते हैं टीवी पे। ड्रैगन डन है, शार्क टैंक है, उसके अंदर देखें तो मुख्तलिफ लोग इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं। उसमें ऐसे ऐसे आइडियाज़ होते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। सो इसी तरह से बरतानी गवर्नमेंट भी जाती है, जो टैलेंटेड लोग हैं जिनके पास आइडियाज़ हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं या बाहर से आ रहे हैं, तो वो इनोवेटिव वीज़ा पे उनको 3 साल के अंदर इंडेफिनिट दे रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा क्विक है। लेकिन ऑफ कोर्स आइडियाज़ वेरी लिमिटेड होते हैं और हर आइडिया काबिल अमल भी नहीं होता। तो इसलिए वो भी एक चीज़ देखने वाली बात है कि वाइबल होना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो है मोस्टली शादी भी कर लेते हैं, यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई उनको पसंद आ जाता है या अरेंज मैरिज हो जाती है, जैसे भी है। तो एक ये भी जो है वो सिस्टम है। उसके बाद जो स्टूडेंट वर्क परमिट पे भी जा सकते हैं डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द स्टडी, या वो पोस्ट स्टडी वर्क जैसे ग्रेजुएट वीज़ा पे उस दौरान भी जा सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। उस दौरान उसके वो जॉब ढूंढ लेते हैं या उसी एम्प्लॉयर वो उसे दे देता है। इससे पहले तो ड्यूरिंग द स्टडी भी स्विच कर सकते थे, लेकिन ये चूंकि उसका मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ तो फिर गवर्नमेंट ने इसको कहा कि नहीं, एज लॉन्ग एज कि आप स्टडी कंप्लीट करते हैं उसके बाद ही आप स्विच कर सकें। तो वो ऑप्शन भी मौजूद है। बाकी मतलब अभी देखें आने वाले दिनों में, चूंकि अभी तो बहुत ज़्यादा सख्ती चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में दोबारा इमिग्रेंट्स के बगैर बरतानिया जो है वो चल नहीं सकता। अगर आप हर सर्विसेज पे देखें तो सर्विसेज जो प्रोवाइड करने वाले इमिग्रेंट्स ही हैं, तो इनको दोबारा से कुछ ना कुछ उसके लिए उनके लिए खोलना पड़ेगा। खास तौर पर स्टूडेंट वो पहले पैसे देते हैं आने के लिए, फिर टैक्स भी देते हैं, सारा करते हैं, तो ये सबसे लीगल रूट चलता है यहाँ। और दूसरे यंगस्टर भी होते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम। 95% जो स्टूडेंट है वो यंगस्टर होते हैं, उनकी में एनर्जी होती है, वो कुछ करने का जज्बा भी होता है, तो जॉब भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको अपने मुस्तकबिल की होती है। सो इसलिए वो सबसे बेहतर रहते हैं। तो आपका ख्याल है कि स्टूडेंट जो यहाँ पे आता है उसके ब्राइट चांसेस? हमेशा से हैं जी, हम भी स्टूडेंट ही आए थे। बहुत सारे लोग जो इस मुल्क में हैं वो स्टूडेंट ही आए थे और अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे काम किया, मुख्तलिफ जो है उन्होंने जॉबें की, अल्टीमेटली वो किसी न किसी जगह पे पहुँच गए। तो स्टूडेंट वीज़ा एक ऐसा बेस्ट रूट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हलाल का इतना मसला नहीं है। जो अगर पाकिस्तान की बात अगर हम करें, आपको खाना पीना अच्छा मिल जाए, पूरे बाकी मुल्कों में ये मसाइल हैं, इधर ये मसला नहीं है। लैंग्वेज का भी मसला नहीं है। दूसरा 8 घंटे में आप वापस अपने मुल्क चले, 8 से 10 घंटे में आप पाकिस्तान अगर से आए हैं या बांग्लादेश से ये शुरू होगी तो फिर तो और जल्दी है चले जाएंगे। तो लेकिन बहरहाल अभी भी ब्रिटिश एयरवेज पे तो आप इस्लामाबाद जा ही रहे हैं 7.5 घंटे में। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। अगर अमेरिका या कनाडा जाते हैं तो आपको जाहिर है फिर 2 दिन आने के और 2 दिन जाने के, तो ये भी एक है। तो ये, और दूसरा ये कि आप इस्लामिकली आपको मसला नहीं है, आपकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, इंटीग्रेशन का इशू नहीं है, आपको फाइंड आउट करने का मसला नहीं है लोगों को, आपको लोग मिल जाते हैं आपके जो हम ख्याल। तो ये बड़ा अच्छा मुल्क है इस लिहाज से। और स्टूडेंट्स के लिए तो हमेशा से इसने दरवाजे खोल के रखे हैं और बंद नहीं करेंगे। मास चंद यूनिवर्सिटीज़ जो आप अच्छा, इस पे मैं आऊँगा कि बंद के हवाले से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को दाखिले देने बंद किए हैं, उसकी क्या वजह? कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, क्या पीछे था उसका मामला? देखें 2 चीज़ें हैं उसमें लंदन की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी है, ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से स्टूडेंट नहीं लेंगे। उसकी वजह उनकी कोई रेसिज्म नहीं है, उनकी वजह उनका एडमिन डिसीजन है। एडमिन डिसीजन क्यों है? क्योंकि जो उनके पास स्टूडेंट आए उन्होंने पहली फीसें दी, जो पहले 5,000-6,000 फीस दी, और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी कभी गए ही नहीं। वहाँ पे उन्होंने रूट इस्तेमाल किया ये वाला वीज़ा लेके पाकिस्तान से आने का या बांग्लादेश से आने का, और उसके बाद वो गए नहीं। और जब उनका टाइम ख़त्म होने पे आया या यूनिवर्सिटी ने उनको रिपोर्ट किया होम ऑफिस को, तो 60 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने, चूँकि राइट ऑफ वर्क उनके पास था, तो 60 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने असाइलम क्लेम कर लिया। अब चूँकि यूनिवर्सिटी को ना फीसें मिली ना वो कुछ और हुआ, उसके बाद सबसे बड़ी वजह जो है वो रिफ्यूज़ल भी बहुत ज़्यादा हुआ। यूनिवर्सिटी का जो रिफ्यूज़ल, अब हर ये यूनिवर्सिटी है या एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो 5% अभी होम ऑफिस ने रूल चेंज कर दिया। अब 5% से ज़्यादा अगर रिफ्यूज़ल होंगे तो उसका लाइसेंस भी जा सकता है।
स्पॉन्सर करने का। तो पहले से पहले ये 10% था, लेकिन 22% रिफ्यूजल हो रहे थे पाकिस्तानी बांग्लादेश जी। तो उसकी वजह से वो ऑलरेडी स्क्रूटनी में थे यूनिवर्सिटीज, तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम अपना ये बैकलॉग जो है या अपनी जो रेपुटेशन है उसको बेहतर करने के लिए फॉर द टाइम उन्होंने सस्पेंड किया है। लेकिन उसके अलावा भी काफी यूनिवर्सिटीज 100+ यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसके अलावा यूनिवर्सिटीज मौजूद है, आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। यस ऑफ कोर्स ये थोड़ी बदनामी है पाकिस्तान के लिए, और सबसे बड़ा जो मसला ये हुआ है कि इन लोगों ने असाइलम क्लेम कर लिया। हाँ, ये इस पे आते हैं कि एक रिपोर्ट ये भी है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी थे असाइलम करने वालों में यहाँ पे, और उसमें भी स्टूडेंट और वर्क वीजे वाले। जी, सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि वर्क वीज़ा पे लोग बहुत ज़्यादा पैसे दे के आए, और स्टूडेंट्स जो आए उन्होंने भी यही किया कि उन्होंने आगे असाइलम क्लेम किया। 10,500 से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने असाइलम क्लेम किया है पिछले साल, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक। और उसमें से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो शायद 9,000+ जो है उन्होंने LGBT वाला क्लेम किया है। अब उसको हाँ जी, अगर आप उसको देखें तो फिर उस हिसाब से तो पूरा पाकिस्तान जो है वो, मतलब अगर आप इस सैंपल को लें स्टडी के तौर पे, तो फिर तो LGBT जो है उसको पाकिस्तान में तो बड़ा मिसयूज किया लोग बहुत ज्यादा उन्होंने, लेकिन आसान तरीका यही था। अब उसकी रिफ्यूजल आ रही है, अब बेशुमार रिफ्यूजल आ रही है, क्योंकि कोई लॉयर यूज नहीं किया लोगों ने ताकि कोई इनको गाइड ही ना करे। उन्होंने क्या किया, कुछ एजेंट्स जिन्होंने अपना करवाया था वो एजेंट बन गए और इन लोगों को मिसगाइड करना शुरू कर दिया। 6-8 हज़ार पाउंड लिया उनसे, उनको कहा जी आप फलां क्लब चले जाएं, फलां जगह पे चले जाएं और ये केस अप्लाई कर दें। होम ऑफिस को चूंकि पहले गाइडेंस या उनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं तो फिर उन्होंने क्वेश्चंस चेंज किए, फिर उन्होंने असेसमेंट चेंज की। अब ये है कि अब रिफ्यूजल बहुत बड़ी तादाद में, यानी अगर पहले आप समझे 9,000 लोगों ने किया तो उसमें शायद 80% को मिल रहा था, अब जो है वो 80% रिफ्यूजल हो गया, तो अदर वे अराउंड हो गया। तो ये मैं समझता हूँ कि असाइलम ऐसे नहीं कर देना चाहिए, अगर असाइलम बनता है तो करना चाहिए, अगर नहीं बनता तो एक तो उसमें ऑफ कोर्स आप देखें तो पाकिस्तान से भी सख्ती शुरू हो गई, जो स्टूडेंट भी आ रहे हैं उसके क्वेश्चन हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, इससे पहले ये नहीं था। तो अब ये भी उधर भी मसला शुरू हो गया, तो इससे जो जेन्युइन लोग थे वो इस वक्त तकलीफ में चले गए, और जो जिन्होंने वैसे अपना टाइम गुजारने के लिए असाइलम किया है, अनफॉर्चुनेटली उनकी वजह से बाकी लोग भी मुसीबत में। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें आज स्टूडेंट वीज़े के बारे में बताया। नाजरीन, रिजवान सलारिया साहब ने बड़ी एक मुदल्लल बातें भी की हैं, यहाँ का ओवरव्यू भी दिया है, पिक्चर भी दी है, लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की है, एजेंट से बचें। जो एजेंट आपको ख्वाब दिखाते हैं सुहाने, उनसे बचें और फ्रॉड से बचें। और एक बात ज़हन में रखें कि बरतानिया में अगर आप कानून के मुताबिक चलते हैं तो आपके लिए रास्ते खुले हैं, लेकिन अगर कानून का मिसयूज़ आप करना चाहते हैं या करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक मामला चलते नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा मुल्क है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म रहने के लिए भी यहाँ ज़रूर आएँ, लेकिन अपनी पूरी तहकीक करके, अपने पूरे वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए। यहाँ पे महंगाई भी बहुत है, पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान से भी ज़्यादा महंगाई है। तो जो आपके पास बजट है, जो आपको बताया गया कि इतने पैसे आपको चाहिए पर मंथ, उसका इंतज़ाम करके ज़रूर आइए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा एक नए इशू पर वीज़ा के हवाले से बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।